जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने पोम्पेई के पीड़ितों के सीटी स्कैन का विश्लेषण किया, तो इस तकनीक ने इन 2000 साल पुराने शवों के भीतर कुछ ऐसा उजागर किया जो प्राचीन जीवन और मृत्यु के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान के विपरीत था। लगभग 2 सहस्राब्दियों से माउंट वेसुवियस के पीड़ित समय में जमे हुए हैं। उनके अंतिम क्षण ज्वालामुखी की राख की परतों के नीचे संरक्षित हैं, जो इतिहास के सबसे विनाशकारी विस्फोटों में से एक की भयावह याद दिलाते हैं। लेकिन 2024 में जब शोधकर्ताओं ने उन्नत एआई एल्गोरिदम के माध्यम से सीटी स्कैन डेटा को संसाधित किया, तो मशीनों ने ऐसे पैटर्न का पता लगाया जिन्हें मानव आंखें 150 से अधिक वर्षों से नहीं देख पाई थीं। डिजिटल विश्लेषण से जो जानकारी सामने आई है, उसने विशेषज्ञों को प्राचीन पोम्पेई के बारे में अपनी समझ को पूरी तरह से फिर से लिखने के लिए मजबूर कर दिया है। ये खोजें इतनी अप्रत्याशित थीं कि कुछ शोधकर्ताओं ने शुरू में संदेह जताया कि क्या एआई में कोई खराबी आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इन शवों के भीतर छिपी सच्चाई किसी की कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी। समय में फंसे शव। 24 अगस्त 79 ईस्वी को माउंट वेसुवियस ने रोमन शहर पोम्पेई पर कहर बरपाया। कुछ ही घंटों के भीतर 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से बहने वाले ज्वालामुखियों के प्रवाह ने पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। अत्यधिक गर्म राख और प्यूमिस ने सब कुछ दफना दिया। इमारतें, सड़कें और लगभग 2000 लोग जो समय रहते भाग नहीं पाए। लेकिन जिस ज्वालामुखी सामग्री ने उन्हें मार डाला, उसी ने उनके शरीर को संरक्षित भी कर दिया। राख के जमने के साथ ही उसने उनके शरीर के सटीक सांचे बना दिए। 1863 में इतालवी पुरातत्वविद ग्यूसेप्पे फियोरेली ने एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित की। इन सांचों में सावधानीपूर्वक प्लास्टर डालकर वह पीड़ितों के शवों को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ पुनः निर्मित कर सकता था। सांचों में कोने में दुबके हुए लोग, एक साथ हडल्ड परिवार और जलती हुई राख से अपने चेहरे ढके हुए व्यक्ति दिखाई दिए। प्रत्येक आकृति प्राचीन त्रासदी का त्रिआयामी चित्र बन गई। 150 से अधिक वर्षों तक ये प्लास्टर की मूर्तियां संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों में चुपचाप अपनी कहानियां सुनाती रहीं। शोधकर्ता उनकी स्थिति का अध्ययन कर सकते थे, दिखाई देने वाली विशेषताओं से उनकी आयु का अनुमान लगा सकते थे और उनके अंतिम क्षणों के बारे में सटीक अनुमान लगा सकते थे। लेकिन एक मूलभूत सीमा थी। प्लास्टर ने अंदर बचे हुए अवशेषों को छिपा दिया। हड्डियां, दांत और कंकाल संरचनाएं ठोस पदार्थ की कुछ इंच मोटी परत के नीचे दबी रह गईं। पारंपरिक पुरातत्व पद्धतियां पूरी तरह विफल हो गईं। सांचों को तोड़कर खोलने से वे कलाकृतियां नष्ट हो जाएंगी जिन्हें शोधकर्ता संरक्षित करना चाहते थे। पीढ़ियों से वैज्ञानिक केवल इस बात का अनुमान लगाते रहे हैं कि सतह के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं। क्या ये लोग स्वस्थ थे या बीमार, युवा थे या बूढ़े, उनकी मृत्यु कैसे हुई? इन सवालों के जवाब हमेशा अनसुलझे ही रहे। फिर आधुनिक स्कैनिंग तकनीक आई और अंततः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वह तकनीक जो पत्थर के आर पार देख सकती है। 2000 के दशक की शुरुआत में पुरातत्वविदों ने पोम्पेई के प्लास्टर कास्ट पर सीटी स्कैनर के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। जिस तकनीक की मदद से डॉक्टर जीवित मरीजों के अंदरूनी अंगों को देख पाते थे, अब उसी तकनीक का इस्तेमाल 2000 साल पुराने शवों के अंदरूनी अंगों पर किया जा रहा था। शुरुआत में तो यह किसी काल्पनिक कहानी जैसा लग रहा था। आखिरकार शोधकर्ता नाजुक खोलों को तोड़े बिना ही अंदरूनी अंगों को देख सकते थे, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहे। हड्डी और प्लास्टर का घनत्व
लगभग एक जैसा होता है और स्कैन से धुंधली, अस्पष्ट छवियां प्राप्त हुईं। एक पसली प्लास्टर की उभरी हुई आकृति जैसी दिख सकती थी। जबड़े की रेखा राख में विलीन हो सकती है। विशेषज्ञ जो देख रहे थे उस पर मतभेद था और कई सांचे एक निराशाजनक रहस्य बने रहे। 2023 में यह स्थिति बदल गई। पुरातत्वविदों, रेडियोलॉजिस्टों और एआई इंजीनियरों की एक टीम ने मिलकर एक क्रांतिकारी प्रयास किया, जिसमें उन्होंने दशकों के सीटी स्कैन डेटा को मशीन लर्निंग सिस्टम में फीड किया। मानव दृष्टि पर व्याख्या छोड़ने के बजाय उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को यह काम करने दिया। ये एल्गोरिदम शुरू में पुरातत्व के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। उन्हें आधुनिक कंकालों के हजारों सीटी स्कैन पर प्रशिक्षित किया गया था, जिससे वे हड्डियों के घनत्व के पैटर्न, दांतों की संरचना की बारीकियां और यहां तक कि संरक्षित ऊतकों के धुंधले निशान भी पहचानना सीख गए थे। लेकिन पोम्पेई पर लागू होने के बाद वे पूरी तरह से कुछ और ही बन गए। एक ऐसी मशीन जिसमें पत्थर के आर पार देखने की अद्भुत क्षमता थी। लेकिन टीम यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कंट्रास्ट एजेंट पेश किए। ये विशेष रंग थे जिन्हें प्लास्टर कास्ट में सावधानीपूर्वक इंजेक्ट किया जाता था ताकि विभिन्न सामग्रियों के बीच अंतर किया जा सके। एआई विश्लेषण के साथ मिलकर इन एजेंटों ने सिस्टम को रंग कोडित 3D मॉडल बनाने की अनुमति दी। नीला रंग प्लास्टर को, सफेद रंग हड्डी को और लाल रंग उन क्षेत्रों को उजागर कर सकता है जहां कंकाल की सतहों से अभी भी नरम ऊतकों के अवशेष चिपके हुए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने केवल धुंधली छवियों को ही स्पष्ट नहीं किया, इसने समय के साथ खंडित हो चुके कंकालों का पुनर्निर्माण किया। शारीरिक रचना संबंधी तर्क पर आधारित पूर्वानुमानित मॉडलों का उपयोग करके लापता हिस्सों को भरा। इसने प्लास्टर और हड्डी, राख और दांत, यहां तक कि जोड़ों से चिपके उपास्थि के सूक्ष्म रेशों में भी अंतर करना सीख लिया। मनुष्य के लिए डेटा शोर के समान था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए यह एक ऐसा कोड था जिसे वह अंततः सुलझा सकती थी। यह प्रक्रिया न तो त्वरित थी और न ही सरल। एक सांचे को स्कैन करने में लगातार 12 घंटे लग सकते हैं, जिससे टेराबाइट्स में कच्चा डेटा उत्पन्न होता है। फिर प्रोसेसिंग का काम शुरू होता है, जिसमें कई दिनों तक एल्गोरिथम पुनर्निर्माण किया जाता है। लाखों डेटा बिंदुओं का मिलान किया जाता है, जब तक कि एक संपूर्ण शरीर डिजिटल 3D में उभर न आए। लेकिन एक बार पूरा हो जाने पर शोधकर्ता इन मॉडलों को घुमा सकते हैं, दांतों के इनेमल या जोड़ों के घिसाव को बारीकी से देखने के लिए झूम कर सकते हैं, और यहां तक कि प्लास्टर की परतों को डिजिटल रूप से हटाकर नीचे की हड्डियों को भी देख सकते हैं। पोम्पेई पुरातात्विक पार्क के निदेशक डॉक्टर मास्सिमो ओसाना ने इस अनुभव को एक टाइम कैप्सूल के भीतर एक और टाइम कैप्सूल खोलने जैसा बताया। प्लास्टर के सांचे अपने आप में ही उल्लेखनीय रूप से संरक्षित थे, लेकिन एआई संवर्धित सीटी स्कैन ने जानकारी की उन परतों को उजागर किया जो 79 ईस्वी से अदृश्य थीं। यह प्रणाली सबसे छोटे विवरणों का पता लगाने में भी सक्षम साबित हुई। खोपड़ी में सूक्ष्म दरारें किसी भारी वस्तु से लगी चोट का संकेत देती हैं। हड्डियों के घनत्व में भिन्नता बचपन से ही पोषण संबंधी आदतों को दर्शाती है। एक मामले में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शुरुआती दंत चिकित्सा, प्राचीन भराई की भी पहचान की, जिससे यह साबित होता है कि रोमन चिकित्सा कई लोगों की धारणा से कहीं अधिक उन्नत थी। लेकिन स्कैन केवल घावों का ही रिकॉर्ड नहीं बना रहे थे। असली आश्चर्य तो विरोधाभासों से सामने आया। भयावह चोटों के सबूतों के साथ साथ लचीलेपन, जीवंतता और यहां तक कि परिष्कार के संकेत भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो
एआई केवल पोम्पेई के लोगों की मृत्यु का दस्तावेजीकरण नहीं कर रहा था, बल्कि यह उनके जीवन जीने के तरीके को भी उजागर कर रहा था। और यह बात उनके दांतों में सबसे स्पष्ट और आश्चर्यजनक रूप से दिलचस्प रूप से दिखाई देती थी। वह खोज जिसने सब कुछ बदल दिया। जब पोम्पेई पीड़ितों के दांतों की एआई संवर्धित छवियां पहली बार सामने आईं, तो शोध दल को लगा कि कोई त्रुटि हुई है। दांतों की संरचना बहुत ही परिपूर्ण, स्वस्थ और आधुनिक दिख रही थी। उन्होंने स्कैन दोबारा किए, परिणाम वही रहे। उन्होंने एआई के कैलिब्रेशन की जांच की, सब कुछ ठीक से काम कर रहा था। निष्कर्ष स्पष्ट था, इन प्राचीन रोमनों के दांत आज के अधिकांश लोगों से बेहतर थे। यह संभव नहीं होना चाहिए था। पुरातत्व जगत की पारंपरिक मान्यता यह थी कि प्राचीन आबादी के लोगों के दांतों का स्वास्थ्य बहुत खराब था। न फ्लोराइड युक्त पानी, न टूथपेस्ट, न ही आज की तरह दंत चिकित्सा की सुविधा। इन कारकों के कारण दांतों में कैविटी, संक्रमण और दांतों का गिरना होना चाहिए था। लेकिन सीटी स्कैन में कुछ और ही सामने आया। पीड़ितों के दांतों में नगण्य क्षय, लगभग कोई कैविटी नहीं थी और उनकी उम्र को देखते हुए घिसाव भी आश्चर्यजनक रूप से कम था। 40 और 50 वर्ष की आयु के कुछ व्यक्तियों के दांत पूरी तरह से स्वस्थ थे और उनमें न के बराबर ही खराबी थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विश्लेषण से पता चला कि दांतों की जड़ों के आसपास की इनेमल की मोटाई और हड्डी का घनत्व आधुनिक औसत से कहीं अधिक था। दंत चिकित्सा की दृष्टि से इन लोगों के दांत उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। सवाल यह था कि कैसे? इसका जवाब सीटी स्कैन डेटा को क्षेत्र के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और संरक्षित भोजन के रासायनिक विश्लेषण से मिलाकर प्राप्त हुआ। पोम्पेई के लोगों के पास कुछ ऐसा था जो हमारे पास नहीं है। फ्लोरीन और अन्य खनिजों से भरपूर प्राकृतिक आहार, जो माउंट वेसुवियस की देन था। पोम्पेई के आसपास की ज्वालामुखीय मिट्टी असाधारण रूप से उपजाऊ और खनिज समृद्ध थी। इस मिट्टी में उगाई गई फसलें जमीन से फ्लोरीन सोख लेती थीं, जहरीली मात्रा में नहीं, बल्कि दांतों के स्वास्थ्य के लिए आदर्श मात्रा में। स्थानीय जल स्रोतों में भी ज्वालामुखी चट्टानों के रिसने से प्राकृतिक रूप से फ्लोरीन मौजूद होता था। असल में पोम्पेई के निवासी अनजाने में ही जीवन भर प्राकृतिक रूप से फ्लोराइड युक्त पानी पीते और खनिज युक्त भोजन खाते रहे थे। उनके खान पान ने भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन पोम्पेई वासी साबुत अनाज, ताजी सब्जियां, जैतून का तेल और मछली खाते थे, जो भूमध्य सागरीय आहार का एक ऐसा मानक है जिसे आज भी स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। वे प्रसंस्कृत चीनी का बहुत कम सेवन करते थे, क्योंकि प्राचीन रोम में परिष्कृत चीनी का अस्तित्व ही नहीं था। मीठे पदार्थ शहद और फलों से प्राप्त किए गए थे, जो दांतों में सड़न पैदा करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि नहीं करते। एआई स्कैन से दांतों के घिसाव के पैटर्न भी सामने आए, जिनसे व्यक्तिगत जीवन की कहानियां पता चलती हैं। कुछ पीड़ितों के दांतों में विशिष्ट घिसाव के पैटर्न दिखाई दिए, जिससे पता चलता है कि वे अपने दांतों का उपयोग औजार के रूप में करते थे, संभवतः बुनाई या चमड़े के काम के लिए। कुछ अन्य दांतों पर ऐसे दाग थे जो विशिष्ट आहार संबंधी आदतों या व्यावसायिक जोखिमों का संकेत देते थे। प्रत्येक दांत एक जीवनी संबंधी विवरण बन गया। फिर भी इस रोचक खोज के साथ एक परेशान करने वाली विडंबना भी जुड़ी हुई थी। ये लोग दुर्बल या बीमार नहीं थे। वे स्वस्थ, लचीले और मजबूत थे, और इसी वजह से बाद में स्कैन में सामने आए उनके अंतिम क्षणों की सच्चाई किसी की भी अपेक्षा से कहीं अधिक भयावह थी। लेकिन दांत तो बस शुरुआत थे।
जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने एआई द्वारा किए गए पुनर्निर्माणों का विश्लेषण जारी रखा, उन्हें एहसास हुआ कि यह तकनीक केवल स्वास्थ्य संबंधी खुलासे ही नहीं कर रही थी। यह उन कहानियों को उलट रही थी जो एक सदी से भी अधिक समय से कही जाती आ रही थीं। एक एक स्कैन के साथ इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है। दंत चिकित्सा संबंधी खोजों ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन एआई स्कैन ने इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात उजागर की। पुरातत्वविदों ने विशिष्ट पीड़ितों के बारे में जो कुछ भी अनुमान लगाया था, वह लगभग सब गलत निकला। इसका सबसे नाटकीय उदाहरण दशकों से प्रसिद्ध एक सांचे से मिला, जिसमें दो शव एक अंतिम हताश आलिंगन की मुद्रा में एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। पर्यटन गाइडों ने उन्हें दो युवतियां नाम दिया था। उनकी कहानी ने लाखों दर्शकों को भावुक कर दिया। दो युवतियां, शायद बहनें या मां बेटी, मौत करीब आने पर एक दूसरे से लिपटी हुई थीं, लेकिन वे महिलाएं नहीं थीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उन्नत सीटी स्कैन में कंकाल संरचनाओं में स्पष्ट रूप से पुरुष लक्षण दिखाई दिए। श्रोणि की हड्डियों का माप, खोपड़ी की आकृति विज्ञान, अंगों की हड्डियों की मोटाई, हर संकेतक से संकेत मिलता है कि कम से कम एक, और संभवतः दोनों, पुरुष हैं। डीएनए विश्लेषण से इसकी पुष्टि हो गई। वे दो युवतियां वास्तव में दो पुरुष थे। उनका आलिंगन एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर सकता है। शायद पिता पुत्र, भाई मित्र या प्रेमी। हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि शरीर की बनावट और आकार के आधार पर लिंग संबंधी धारणाएं पूरी तरह निराधार थीं। एआई विश्लेषण में भी यही पैटर्न बार बार दोहराया गया। दुबली पतली काया और शारीरिक स्थिति के आधार पर लंबे समय से एक बुजुर्ग महिला के रूप में पहचानी गई पीड़िता असल में एक किशोर लड़का निकली। अपने पेट को ढंकती हुई गर्भवती महिला वास्तव में एक पुरुष थी, जिसके कंकाल में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसे शोधकर्ताओं ने मातृत्व स्थिति के रूप में व्याख्यायित किया था। एआई ने कथा की सुगमता की परवाह नहीं की। इस तकनीक ने केवल हड्डियों से प्राप्त जानकारियों को ही दर्ज किया। इस तकनीक ने सामाजिक वर्ग के बारे में कई गलत धारणाओं को भी उजागर किया। पोम्पेई में एक सख्त सामाजिक पदानुक्रम था और पुरातत्वविदों ने पीड़ितों को उनके मरने के स्थान और उनके आसपास मौजूद कलाकृतियों के आधार पर वर्गीकृत किया था। धनी घरों में पाए गए पीड़ितों को धनी मान लिया गया। साधारण घरों में रहने वालों को आम मजदूर या गुलाम करार दिया गया। लेकिन एआई स्कैन ने एक अधिक जटिल तस्वीर पेश की। हड्डियों का घनत्व और विकास के पैटर्न बचपन और किशोरावस्था के दौरान पोषण के स्तर को दर्शा सकते हैं। अच्छी तरह से पोषित बच्चों में कुपोषित बच्चों की तुलना में अलग अलग कंकाल संरचनाएं विकसित हुईं। नौकरों के क्वार्टर में पाए गए कुछ पीड़ितों की हड्डियों का विकास समृद्ध परवरिश के अनुरूप था, जिससे पता चलता है कि वे शायद परिवार के ऐसे सदस्य थे जो गलती से किसी जगह पर फंस गए थे, या फिर पोम्पेई की सामाजिक संरचना अनुमान से कहीं अधिक लचीली थी। इसके विपरीत भव्य विलाओं में पाए गए कुछ व्यक्तियों के कंकालों में बचपन के कुपोषण और कठोर शारीरिक श्रम के लक्षण मिले। वे शायद लंबे समय तक गुलाम रहे हों और बाद में परिवार में उनका रुतबा बढ़ा हो, या वे धनी परिवारों की कम सुविधा प्राप्त शाखाओं के रिश्तेदार हो सकते हैं। एआई इन सवालों का निश्चित जवाब नहीं दे सका, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि मृत्यु के समय स्थान का जीवन भर की सामाजिक स्थिति से कोई सीधा संबंध नहीं होता। आयु के अनुमानों में नाटकीय रूप से बदलाव आया। पारंपरिक विधियां मुख्य रूप से दृश्य विशेषताओं और दांतों के घिसाव के पैटर्न पर निर्भर थीं,
लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हड्डियों के घनत्व, जोड़ों के क्षरण और सूक्ष्म संरचनात्मक परिवर्तनों का कहीं अधिक सटीकता से विश्लेषण कर सकती थी। संग्रहालयों में लगी पट्टिकाओं में वृद्ध के रूप में दर्ज कई पीड़ित वास्तव में मध्यम आयु वर्ग के निकले। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई गई थी, वास्तव में 40 वर्ष के आसपास थी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पोम्पेई में रहने वाले लोगों के जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण में बदलाव आता है। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट शुरू होने पर कई धनी परिवार भाग गए थे और अपने गुलामों और इतने गरीब लोगों को पीछे छोड़ गए थे जो भाग नहीं सकते थे। लेकिन एआई स्कैन से आयु का व्यापक वितरण सामने आया, जिसमें कई स्वस्थ वयस्क भी शामिल थे जो अपनी युवावस्था में थे और जिन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए था। वे वहां क्यों रुके रहे? क्या वे फंस गए थे? क्या उन्होंने खतरे को तब तक कम आंका जब तक बहुत देर नहीं हो गई? संशोधित आयु निर्धारण ने पुराने सवालों को फिर से उठा दिया। सबसे परेशान करने वाले निष्कर्ष आघात विश्लेषण से सामने आए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रभाव कोणों और बल वितरण को उन तरीकों से माप सकती थी जो मानव पर्यवेक्षकों के लिए असंभव थे। कुछ पीड़ितों के शरीर पर बचाव के दौरान लगी चोटें थीं, चेहरे को बचाने के लिए उठाए गए हाथ, सिर को ढालने की कोशिश में टूटी हुई हथेलियां। ये लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए मरे, न कि शांतिपूर्वक अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए। अन्य शवों पर बचाव के कोई निशान नहीं थे, जिससे पता चलता है कि उनकी तुरंत मृत्यु हो गई थी और संभवतः उन्होंने अपनी मृत्यु को देखा भी नहीं था। एक पीड़ित की खोपड़ी में एक पूर्णतः गोलाकार धंसा हुआ फ्रैक्चर था, जो किसी अंगूर के आकार के ज्वालामुखी बम के अंतिम वेग से टकराने के कारण हुआ प्रतीत होता है। इस टक्कर से तुरंत मृत्यु हो गई होगी। उस व्यक्ति को शायद कभी पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। बच्चों के अवशेषों से मिले सबूत बेहद दिल दहला देने वाले थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने कुछ युवा कंकालों में ठीक हो चुकी हड्डियों के फ्रैक्चर का पता लगाया, जो प्राचीन रोम में रोजमर्रा की जिंदगी में लगी चोटों का संकेत देते हैं। संभवतः गिरने, दुर्घटनाओं या दुर्भाग्यवश दुर्व्यवहार के कारण। ये किसी आदर्श प्राचीन दुनिया के काल्पनिक शिकार नहीं थे। ये असल बच्चे थे जिन्होंने वास्तविक कठिनाइयों का सामना किया और इतिहास की सबसे भीषण ज्वालामुखी आपदा में मारे गए। फिर भी इन व्यक्तिगत कहानियों की भयावहता के बावजूद ये एक व्यापक सत्य की ओर इशारा करती थीं, जिसने पोम्पेई के बारे में पुरातत्वविदों के सभी ज्ञान को उलट दिया। उनकी मृत्यु के पीछे का भयावह सच। यहीं से एआई के निष्कर्ष वास्तव में परेशान करने वाले हो जाते हैं। दशकों से चली आ रही प्रचलित कहानी अपनी त्रासदी में लगभग काव्यात्मक थी। माउंट वेसुवियस के अचानक विस्फोट से प्रभावित पोम्पेई के निवासी ज्वालामुखी की राख के धीरे धीरे दब जाने से दम घुटने या अत्यधिक गर्मी के कारण अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण मौत मरे। प्लास्टर के सांचे इस धारणा को पुष्ट करते हैं। लोग कोनों में दुबके हुए, दीवारों के सहारे बैठे हुए, लगभग विश्राम की मुद्रा में प्रतीत होते हैं। यह एक भयावह त्रासदी थी, लेकिन समय और पुरातात्विक व्याख्याओं ने इसे कुछ हद तक सरल बना दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उन्नत सीटी स्कैन ने इस सहज वर्णन को ध्वस्त कर दिया। इस तकनीक ने खुलासा किया कि अधिकांश पीड़ितों की मृत्यु हिंसक, दर्दनाक और बेहद भयावह तरीके से हुई थी। हर स्कैन के साथ भयावह विवरण सामने आते गए। सिर में चोटें,
टूटी हड्डियां, रीढ़ की हड्डी का टूटना और कुचलने वाले प्रभाव। जिस ज्वालामुखीय विस्फोट ने अधिकांश पोम्पे वासियों की जान ली, वह केवल घातक बर्फ की तरह गिरती हुई गर्म राख नहीं थी। यह गैस और चट्टान के टुकड़ों का एक अत्यधिक गर्म हिमस्खलन था, जो तूफान से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा था, जिसका तापमान 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक था। इसने कार की टक्कर के बराबर बल के साथ प्रहार किया। एआई स्कैन से कंकाल में सीधे प्रभाव और दबाव से होने वाली क्षति के संकेत मिले, ऐसी चोटें जिन्हें साधारण गिरने से नहीं समझाया जा सकता था। एक बेहद चिंताजनक खोज पुरातत्वविदों द्वारा ताप प्रेरित मुद्राओं से संबंधित है। कुछ पीड़ितों के शव मुक्केबाजी की मुद्रा में पाए गए, जिनमें हाथ पैर ऊपर की ओर खींचे हुए और मुट्ठियां भींची हुई थीं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अत्यधिक गर्मी के कारण मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। पारंपरिक व्याख्या के अनुसार इसका परिणाम मृत्यु की अंतिम तड़प थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई ने इससे भी भयावह बात उजागर की। इनमें से कई पीड़ित गर्मी के प्रभाव शुरू होने के समय भी जीवित थे। एआई ने मस्तिष्क के ऊतकों में कैल्शियम जमाव, कैल्सिफिकेशन नामक एक समस्या का भी पता लगाया। अत्यधिक गर्मी के कारण मस्तिष्क के ऊतकों में रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे असामान्य जमाव हो जाते हैं। दबाव के इस संचय से खोपड़ी को अंदर से नुकसान पहुंचा होगा। कई पीड़ितों में इस प्रक्रिया के प्रमाण मिले, जो इस बात का भयावह प्रमाण है कि ज्वालामुखी विस्फोट वास्तव में कितना तीव्र और भयावह था। श्वसन तंत्र में तीव्र ताप क्षति के लक्षण दिखाई दिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने नाक और गले के आसपास की हड्डियों की संरचना में हुए परिवर्तनों की पहचान की, जो अत्यधिक गर्म गैस के सांस लेने के अनुरूप थे। ऊतक स्वयं तो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन आसपास की हड्डियों की संरचना में हुई क्षति से पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। पीड़ितों ने इतनी गर्म हवा में सांस ली कि वे तुरंत या कुछ ही क्षणों में दम तोड़ बैठे। स्कैन से यह भी पता चला कि पहले मौत किस वजह से हुई और बाद में क्या हुआ। कुछ फ्रैक्चर में खून बहने और ठीक होने की सीमित प्रक्रिया के संकेत मिले, जिसका मतलब है कि चोट लगने के बाद भी व्यक्ति जीवित था। अन्य फ्रैक्चर में ऐसे कोई संकेत नहीं मिले, जिससे पता चलता है कि वे मृत्यु के बाद हुए, संभवतः ज्वालामुखी के मलबे के भारी भार के कारण। यह चिंताजनक है। हड्डियों में चोट के पैटर्न के एआई विश्लेषण विस्फोट अनुक्रम के बारे में भूवैज्ञानिक डेटा के साथ मिलकर यह सुझाव देते हैं कि कई पीड़ित प्रारंभिक ज्वालामुखीय विस्फोटों से बच गए, लेकिन बाद की लहरों में मारे गए। वे पहली लहर से बच गए, संभवतः अस्थायी आश्रय पाया, और फिर दूसरी लहर की चपेट में आ गए। कुछ पीड़ितों के शरीर पर अलग अलग स्थानों पर जाने और चोटों के अलग अलग निशान मिलने के सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अंतिम घातक हमले से पहले घायल अवस्था में उन्होंने अपनी स्थिति बदली थी। एक पीड़ित के शरीर पर विशेष रूप से दुखद निशान मिले हैं। दोनों हाथों में बचाव के लिए फ्रैक्चर, विस्फोट से कुछ दिन पहले की एक पसली का आंशिक रूप से ठीक हुआ फ्रैक्चर, और फिर खोपड़ी के पिछले हिस्से में गंभीर चोटें। यह व्यक्ति पहले से ही घायल था। उसने आत्मरक्षा के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और पीछे से उस पर हमला किया गया। एआई ने उसके अंतिम क्षणों को भयावह स्पष्टता के साथ पुनर्निर्मित किया। घायल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और एक ऐसे प्रहार से मारा गया जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। स्कैन से चेहरे पर गंभीर चोटों के संकेत भी मिले, ऐसी चोटें जिनसे पीड़ितों को असहनीय पीड़ा हुई होगी। इन लोगों को चुपचाप संरक्षित नहीं किया गया था।
उन्होंने इतिहास की कुछ सबसे हिंसक प्राकृतिक शक्तियों का सामना किया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने यह उजागर किया कि मूर्तियों की शांतिपूर्ण मुद्राएं कभी भी पूर्ण सत्य नहीं थीं। शांतिपूर्ण संरक्षण की आरामदायक कहानी हमेशा से एक आधुनिक कल्पना मात्र थी। वास्तविकता, जो अब उन्नत तकनीक द्वारा सिद्ध हो चुकी है, कहीं अधिक भयावह है। अमेरिका में पुरातत्व के लिए इसका क्या महत्व है? पोम्पेई के एआई स्कैन केवल एक प्राचीन शहर के बारे में नई खोजों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे अतीत के अध्ययन के हमारे दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव का संकेत देते हैं। पहली बार, तकनीक उन सच्चाइयों को उजागर कर सकती है जो मानवीय व्याख्या, पूर्वाग्रह या मनगढ़ंत सोच से प्रभावित नहीं होती। एआई मनचाही कहानियां नहीं गढ़ता, बल्कि हमें वही दिखाता है जो वास्तव में हुआ था, भले ही वह सच्चाई कितनी भी असहज क्यों ना हो। और यह खोज पोम्पेई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस परियोजना ने यह प्रदर्शित किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और मेडिकल इमेजिंग के संयोजन से कलाकृतियों को बिना छेड़े ही कई रहस्य उजागर किए जा सकते हैं। दुनिया भर के संग्रहालय अब अपने संग्रहों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। कितनी मम्मी, संरक्षित अवशेष और सीलबंद कलाकृतियों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें इसी तरह के विश्लेषण से उजागर किया जा सकता है। संभावनाएं असीम हैं। अन्य पुरातात्विक स्थलों पर पहले से ही इन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तरी यूरोप के दलदली शवों, हिमयुग के अवशेषों और मिस्र की मम्मियों का अध्ययन कर रहे शोधकर्ता छिपे हुए विवरणों को उजागर करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस सीटी स्कैनिंग का उपयोग कर रहे हैं। दशकों से अध्ययन किए जा रहे एक डेनिश दलदली शव की हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस स्कैनिंग की गई, जिससे ऐसे टैटू सामने आए जिन्हें किसी भी मानव पर्यवेक्षक ने नहीं देखा था। मिस्र की मम्मियों से बीमारियों, आहार और चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में नई जानकारी मिल रही है, जो प्राचीन स्वास्थ्य देखभाल के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देती है। प्रत्येक स्कैन से पता चलता है कि हम कितनी जानकारी से वंचित रहे हैं। प्रौद्योगिकी अनुसंधान को भी लोकतांत्रिक बना रही है। परंपरागत पुरातात्विक विश्लेषण के लिए कलाकृतियों तक भौतिक रूप से पहुंचना आवश्यक था, जिसका अर्थ था कि एक समय में केवल कुछ ही विशेषज्ञ उनका अध्ययन कर सकते थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस डिजिटल स्कैन 3D मॉडल बनाते हैं, जिन्हें दुनिया भर के शोधकर्ताओं के साथ साझा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, टोक्यो का एक वैज्ञानिक न्यूयॉर्क में अपने सहकर्मी के समान ही आभासी कंकाल का अध्ययन कर सकता है और दोनों समान डेटा सेट पर काम कर रहे होते हैं। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण खोजों को गति देता है और उस अवरोध को कम करता है जिसने कभी-कभी पुरातात्विक प्रगति को सीमित कर दिया है। लेकिन पोम्पेई की खोजें त्रासदी के स्मरण के तरीके के बारे में भी कुछ परेशान करने वाले प्रश्न उठाती हैं। वेसुवियस ज्वालामुखी के पीड़ितों को 150 से अधिक वर्षों से प्रदर्शनी वस्तुओं के रूप में रखा गया है। लाखों पर्यटकों ने प्लास्टर से बने इन अवशेषों को निहारा है और संरक्षित शवों के साथ सेल्फी ली हैं। अब हम जानते हैं कि इन लोगों की मृत्यु शांतिपूर्ण नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु उन तरीकों से हुई थी जिन्हें हम स्कैन के माध्यम से माप सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और लगभग फिर से अनुभव कर सकते हैं। क्या इससे उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बदल जाती है? कुछ शोधकर्ता सार्वजनिक प्रदर्शन से इन प्रतिमाओं को हटाने की वकालत करते हैं। उनका सुझाव है कि जिन लोगों की मृत्यु दर्दनाक तरीके से हुई, उन्हें प्रदर्शित करना, अब जब हम उनकी मृत्यु की वास्तविक प्रकृति को समझ चुके हैं, शोषण के समान है। वहीं अन्य लोग इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि ये प्रतिमाएं शक्तिशाली ऐतिहासिक शिक्षा और त्रासदी के स्मारक के रूप में काम करती हैं। यह बहस तब और तेज हो गई जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई
के निष्कर्षों ने पीड़ितों को पहले की तुलना में अधिक वास्तविक, अधिक मानवीय और अधिक गरिमापूर्ण बना दिया। परफेक्ट टीथ के निष्कर्षों ने विशेष रूप से इस तनाव को उजागर किया। मीडिया कवरेज ने इस दिलचस्प तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि प्राचीन रोमनों के दांत आधुनिक लोगों की तुलना में बेहतर थे। अक्सर इसके भयावह पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया। ये असाधारण रूप से स्वस्थ व्यक्ति दर्दनाक पीड़ा में मरे। छोटी मोटी जानकारियां त्रासदी को दबा सकती हैं। यह इस बात की याद दिलाता है कि तकनीक तथ्यों को उजागर कर सकती है, लेकिन उन तथ्यों को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए और याद रखा जाए, इस पर अभी भी मनुष्यों का ही नियंत्रण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इस उपलब्धि का एक दार्शनिक पहलू भी है। 2000 वर्षों तक ये पीड़ित अधूरी जानकारी की अवस्था में रहे। हम उनके बाहरी रूप को तो देख सकते थे, लेकिन उनके आंतरिक सत्य को नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस अंतर को पाटते हुए हजारों वर्षों के इतिहास को खंगाल कर खोई हुई जानकारी को पुनर्जीवित किया। एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर अब 2 सहस्राब्दी बाद रोगियों की जांच कर रहे हैं और ऐसे निदान दे रहे हैं जिनकी किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन इतिहास की यही मांग है। इससे एक अंतिम प्रश्न उठता है, समय के सन्नाटे से सच्चाई को पुनर्जीवित करने के लिए मशीनों का उपयोग करने का क्या अर्थ है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल जानकारी प्रकट नहीं करती, बल्कि यह एक प्रकार की समय यात्रा का काम करती है। हम 79 ईस्वी में तो नहीं जा सकते, लेकिन एल्गोरिदम उन बचे हुए अंशों को निकाल सकते हैं जो हड्डियों, राख और तामचीनी पर लिखे गए हैं, और हमें उन्हें पहली बार पढ़ने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। पोम्पेई पीड़ितों के सीटी स्कैन के एआई विश्लेषण ने एक उल्लेखनीय और साथ ही विचलित करने वाला काम किया है। इसने हमें कलाकृतियों के पीछे छिपे असली इंसानों से रूबरू होने के लिए मजबूर कर दिया है। एकदम सही दांत, हिंसक मौतें और लिंग एवं पहचान के बारे में उलटी धारणाएं। हर नई खोज उन कहानियों की एक और परत हटा देती है जिन्हें हम जानते थे। हमें लगता था कि हम इन लोगों को समझते हैं। एआई ने साबित कर दिया कि हम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते थे। यह चिंताजनक है, इसलिए नहीं कि तथ्य भयावह हैं, हालांकि उनमें से कई हैं, बल्कि इसलिए कि यह दर्शाता है कि हम तथ्यों को जाने बिना ही कितनी आसानी से अतीत पर अपनी धारणाएं थोप देते हैं। तो आपका